हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1200 शताब्दी से लेकर 1750 एडी शताब्दी तक। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है सेकेंड सेमेस्टर के लिए, बीए फर्स्ट ईयर के लिए, यानी बीए फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना, विजयनगर के बारे में चैप्टर 4, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम व्यू से भी और आपके लिए भी। लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूं, जिसपे आपको विचार भी करना चाहिए, सोचना भी चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। अगर अधूरा जानकारी के साथ एग्जाम में बैठने जाओगे तो शायद आप पूरा अटैम्प्ट नहीं कर पाओगे, तो मुझे दोष मत देना, क्योंकि कहते हैं ना, मैं तो अपना कर्तव्य करता हूँ, लेकिन आप अपना कर्तव्य निभाते हो कि नहीं, तो आपको ही पता होगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, कि इसमें से सब्सक्राइब करना आपके हित में है, क्योंकि अगर एक बार आप चैनल में देख लोगे आपको मिल जाएगा, फिर दोबारा आपको शायद सर्च करो तो मिलेगा नहीं, तो इसमें क्या हो जाएगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो इसलिए जो है सब्सक्राइब कर लेना आपके हित में है। ठीक है, क्योंकि ये जो है त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है 8th क्लास से लेके बीए तक के सभी जो है सिलेबसों को कवर करता है। समय समय पर आपको इसके रिगार्डिंग वीडियो मिलता रहेगा, इसलिए सब्सक्राइब करने में ही आपको भलाई है। चाहे आप 8th क्लास में हो, 9th में हो, 10th में हो, 12th में हो या बीए में हो, बीए फर्स्ट सेकेंड थर्ड जो भी सेमेस्टर में हो, तो मेरे तरफ से आपसे लाभान्वित हो गए। तो इसलिए जो है अभी भी सब्सक्राइब कर लो, सोचो नहीं, सोचते रहो जाओगे तो हाथ से कहते हैं समय जो है रेत की तरह निकल जाएगा और आप पछताने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। चलिए, ये तो था आपके लिए, आपकी समझ के लिए। आगे हम देखते हैं जो विजयनगर के बारे में जानते हैं कि विजयनगर में आखिरकार था क्या, विजयनगर की उत्पत्ति कैसे हुई, विजयनगर के बारे में हम क्या जानते हैं। तो कहते हैं विजयनगर जो है राज्य कृष्ण और कावेरी नदी के मध्य स्थित है। याद रखना कि विजयनगर जो है राज्य कृष्णा और कावेरी नदी के मध्य स्थित है, यानी बीच में स्थित है कृष्णा और कावेरी नदी के। इस राज्य की नींव संगम वंश के 2 भाइयों ने रखा था। संगम वंश के जो 2 भाई थे, हरिहर और बुक्का राय ने, हरिहर और बुक्का राय ने जो है इम्पोर्टेंट है, जिन्होंने इसका नींव रखी थी, यानी इनके वजह से ही जो विजयनगर जो है अस्तित्व में आया। किसकी वजह से? हरिहर एंड बुक्का की वजह से। इस राज्य की स्थापना के विषय में 2 किंवदंती प्रचलित है, यानी इसमें 2 जो है एक दंत कथाएँ कहूँ या कुछ स्टोरी कहो, ये चीज़ प्रचलित है कि पहली किंवदंती के अनुसार मोहम्मद तुगलक ने 1323 ईस्वी में जब वडगलन पर आक्रमण किया तो वहाँ से हरिहर तथा बुक्का नाम के 2 भाइयों को बंदी बनाकर अपने साथ दिल्ली ले आया था। ये पहली कथाएं हैं जिसमें जो है मोहम्मद तुगलक ने 2 भाइयों को, यानी जो है हरिहर और बुक्का को बंदी बनाकर दिल्ली ले आया था। ठीक है, ये दोनों भाई वडगलन के शासक प्रताप रुद्रदेव तृतीय के यहाँ नौकरी करते थे। मोहम्मद तुगलक के दक्षिण के विद्रोह राज्य में कई गवर्नर भेजे, यह बात वहाँ के हिंदुओं से सहन न हुआ। उन्होंने मुसलमान साम्राज्य के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। स्थिति पर नियंत्रण पाने के लिए मोहम्मद तुगलक ने हरिहर और बुक्का के दक्षिण क्षेत्र में भेजा। उन्होंने रायचूर द्वाब में फैली अराजकता का दमन करके शांति की स्थापना किया, यानी जो है बुक्का और हरिहर के कूटनीति और समझ की वजह से क्या हुआ, उस क्षेत्र में शांति कायम हो पाई। इस कार्य में उसकी सहायता उस समय के प्रकांड पंडित विद्या नारायण ने की। उसने इसी गुरु के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के लिए उन्होंने जो है तुर्कभद्र नदी के दक्षिण किनारे पर एक नगर की स्थापना भी किया था, जिसका नाम विद्यानगर या विजयनगर रखा था। शायद इसलिए रखा था क्योंकि जिन्होंने प्रकांड पंडित की जो विचारधारा था, जिसको उन्होंने जीत हासिल किया था, उसके लिए वो कृतज्ञ जाहिर करने के लिए उनके नाम से ही ये विद्यानगर और विजयनगर नाम रख दिया। मोहम्मद तुगलक के शासन के दूसरे पक्ष में दिल्ली सल्तनत का पतन आरंभ हो गया। दक्षिण राज्य के मुसलमान गवर्नर ने दिल्ली के सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह शुरू कर दिया और अवसर का लाभ उठाकर इस दोनों भाइयों ने भी अपने आप को 1336 ईस्वी में स्वतंत्र घोषित कर दिया। यानी ये दोनों भाई पहले जो थे ये गुलाम थे, गुलाम वंश में समझ सकते हो एक तरह से थे। ठीक है, लेकिन जो इन्होंने खुद के अपने आप को जो है 1336 ईस्वी में स्वतंत्र घोषित कर दिया कि इन्होंने किसी का भी गुलाम स्वीकार अब नहीं करना है, ये स्वतंत्र हो चुके हैं। ठीक है, इसके द्वारा स्थापित विद्यानगर आगे चलकर विशाल साम्राज्य का रूप धारण कर लिया, यानी जो विद्यानगर था वो धीरे धीरे जो था बहुत बड़ा विशाल नगर बन गया। ठीक है, विजयनगर के नाम प्रसिद्ध हुआ और इसकी राजधानी का नाम हम्पी रखा गया। याद रखना, विजयनगर की जो राजधानी था उसको क्या नाम रखा गया? हम्पी। दूसरा जो दंत कथाएं यहाँ पर प्रचलित है वो ये है कि दोनों भाई कंपलिंग के राजा के यहाँ नौकरी करते थे और उन्हें मोहम्मद तुगलक कंपनी के आक्रमण के समय बंदी बनाकर दिल्ली लाया गया था। और कहते हैं 1327 में इन्हें बलपूर्वक इस्लाम ग्रहण कराने पर विवश कर दिया गया था, परंतु
कुछ ही समय पश्चात दोनों दक्षिण की ओर भाग गए। वहाँ उन्होंने एक प्रसिद्ध पंडित जो है विद्या नारायण की सहायता से पुण्य हिंदू धर्म ग्रहण कर लिया और तुंगभद्र नदी के दक्षिण किनारों पर 1336 ईस्वी में एक नवीन नगर विद्यानगर की नींव रखी। यह नगर आगे चलकर विजयनगर का नाम से प्रसिद्ध हुआ। देखिए दोनों दंत कथाएं जो है काफ़ी मिलते जुलते हैं, ठीक है, काफ़ी मिलता है। इसमें ये तो है कि गुरु उसका जो है आपका पंडित जो है विद्या राणा ही था और इसके कृतज्ञ व्यक्त करने के उसने विद्यानगर की स्थापना की या नींव रखा यानी गांव बनाया। तो दोनों दंत कथाएं काफ़ी हद तक मिलते जुलते हैं, इसलिए आपको उतना कन्फ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। सभी जो राइटर है अपने अपने विचारधारा रखते हैं, ठीक है। उसके बाद है विजयनगर राज्य का विस्तार। अब विजयनगर राज्य का जो विस्तार हुआ वो कैसे हुआ? सबसे पहले तो इस पर यही आया, संगम वंश की स्थापना हुई। संगम वंश जो था इंपॉर्टेंट था, जिसने अपना स्थापना की, जिसमें हरिहर प्रथम था, अबुक्का प्रथम था। इसी के आगे जो है इसके द्वितीय बेटे जो है राज करते गए। तो सबसे पहले तो हम यही पढ़ेंगे कि हरिहर प्रथम कौन था और कैसे जो है ये अपने आप को यहाँ का शासन घोषित किया। कह रहे हैं 1336 से 1356 ईस्वी में हरिहर संगम वंश का प्रथम शासक हरिहर था, जो 1336 में राजगद्दी में बैठा था। उसने अपनी शक्ति दृढ़ करने के लिए विजयनगर, उदयगिरी और बादामी में शक्तिशाली दुर्गों का निर्माण भी करवाया था। यहाँ उसने योग्य सेनापति की नियुक्ति भी की थी। अपने दृढ़ और समृद्ध कर लेने के पश्चात हरिहर प्रथम ने साम्राज्य विस्तार की ओर ध्यान दिया और 1346 ईस्वी में उसने सोहयाल राज्य के एक बड़े 6 भाग पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। इसके पश्चात उसने मदुरा और कलम्ब के शासकों को पराजित कर उसके प्रदेशों पर कब्जा भी कर लिया था। उसने हम्पी को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित भी किया था। हरिहर एक सफल विजेता होने के साथ साथ एक कुशल शासक प्रबंधन भी था। यानी कह सकते हो कि उसमें हर चीज़ उसमें कूट के भरी थी। उसके अंदर सारा प्रशासन के जो गुण होते हैं सारी चीज़ उसमें विद्यमान थी। उसने जंगल कटवा कर किसानों की कृषि करने के लिए प्रोत्साहित भी किया कि उसको पता था कि कृषि जितना उत्पन्न होगी उतना ही राज्य का जो है आगे प्रगति भी होगी, क्योंकि कृषि ही प्रगति का रास्ता होता है। फलस्वरूप ये जहाँ लोग समृद्ध हो गए वहाँ राज्य की आय में काफ़ी वृद्धि हो गई। हरिहर ने स्थानीय शासन में भी अनेक अपनी उपयोगी सुधार किया और 1336 में उसकी मृत्यु हो गई। जब उसकी मृत्यु हुई तो उसका भाई जो था बुक्का वो वहाँ का शासक बना। जो है बुक्का प्रथम जो था 1356 से 77 ईस्वी तक राज्य उसने भी किया। हरिहर प्रथम की मृत्यु के पहले उसका भाई बुक्का विजयनगर का शासक बना। उसने पड़ोसी राज्य से युद्ध करके अपने राज्य की सीमा का विस्तार भी किया। उसका अधिकांश समय वेहानी जो सुल्तान के रायचूर द्वार पर अधिकार के लिए युद्ध करने में ही व्यतीत हुआ। यानी काफ़ी समय जो है उस क्षेत्र को अपने अंदर करने के लिए अपने राज्य मिलाने के लिए काफ़ी वो संघर्ष रहित रहा। फरसत के अनुसार यद्यपि दोनों पक्षों में से किसी को एक निर्णायक सफलता न मिली, फिर भी इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि युद्ध में बुक्का राय का पलड़ा भारी था। इस युद्धों में अतिरिक्त बुक्का ने मदुरा पर भी विजय प्राप्त कर वहाँ के मुसलमानों को खदेड़ दिया था। इस विजय के फलस्वरूप दक्षिण भारत अधिकांश भाग विजयनगर राज्य का अंग भी बन गया। उसने विदेशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए। कहा जाता है कि 1374 ईस्वी में अपने चीन में अपना एक दूत भी भेजा था उसने, जो 1377 ईस्वी में उसकी मृत्यु भी हो गई। ठीक है, और 1377 में इसकी मृत्यु हुई तो बुक्का राय की सफलता देखते हुए उसे अपने राय समय का एक महान शासक विजयनगर साम्राज्य का वास्तविक निर्माता भी माना जा सकता है। यानी बुक्का जो था सबसे प्रथम जो है विजयनगर की स्थापना में उसने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया और इसने विस्तार में भी अपना जो है महत्वपूर्ण योगदान को सराहनीय योग्य बनाया। जब बुक्का की 1327 में मृत्यु हो गई तो उसके बाद हरिहर द्वितीय यानी हरिहर का जो पुत्र है वो विजयनगर का सम्राट बना। यानी कहते हैं 1377 से लेकर 1404 ईस्वी तक उसने एक विशाल राज्य की गठन किया। बुक्का की मृत्यु के पश्चात जो है 1377 ईस्वी में उसका पुत्र हरिहर द्वितीय विजयनगर का शासक बना। वो विजयनगर राज्य का प्रथम स्वतंत्र शासक था जिसने महाराजा अधिराज की उपाधि धारण किया था, क्योंकि ये किसी से गुलाम नहीं था इसलिए प्रथम स्वतंत्र राजा आप कह सकते हो। क्योंकि जो भी व्यक्ति किसी राजा के गुलाम होता है उसे गुलाम ही माना जाता है, वो स्वतंत्र नहीं कहलाता। लेकिन इसका बेटा जो था बिल्कुल स्वतंत्र था और ये किसी के अधीन नहीं था। वो विजयनगर राज्य का प्रथम स्वतंत्र शासक था जिसने माधिराज की जो है उपाधि धारण किया था। अपने शासनकाल में उसने केरल, चित्रपाली तथा कांची आदि हिंदू राज्यों पर विजय पाकर कर विजयनगर राज्य का विस्तार किया। अपने वंश की प्रतिष्ठा बढ़ाई। उसने बैरिन राज्य पर आक्रमण कर गोवा, चोल तथा देवभोल नामक बंदरगाहों पर अधिकार कर लिया। उसके पुत्र जो है विरूपाक्ष ने श्रीलंका पर आक्रमण कर वहाँ के शासकों को वार्षिक कर देने के लिए बाध्य कर दिया। इसने श्रीलंका पर भी अपना कब्जा जमा लिया था। वह एक योग्य शासक था, वेदों के सिद्धांत अनुसार शासन करता था। उसने 25 वर्षों तक शासन किया और इस शासनकाल में उसने जो है
जो साम्राज्य का विस्तृत करने के साथ साथ अनेकों उपयोगी प्रशासनिक सुधार भी किए। उसने सभी धर्मों के प्रति सहनशीलता की नीति अपनाई और 1404 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। यानी कह सकते हैं उसने हर रूल रेगुलेशन को फॉलो किया जो वेद में लिखी हुई थी, जिसकी वजह से उसने 25 वर्ष के जो है विशाल शासन भी किया। और इसके पुत्र जो था श्रीलंका तक के राजाओं को अपने विवश में कर देने के लिए मजबूर कर दिया। उसके बाद बुक्का तृतीय यानी बुक्का का जो है पुत्र वो वहाँ का फिर शासक बना, क्योंकि पहले हरिहर का पुत्र बना था, उसके बाद बुक्का का पुत्र जो बना था वो है 1404 से 6 यानी 2 वर्ष के अंतराल में ही उसने राज्य किया। हरिहर तृतीय की मृत्यु पर उसका पुत्र बुक्का जो था द्वितीय विजयनगर के राज्य की गद्दी पर बैठा, परंतु शीघ्र ही उसे गद्दी से उतार दिया गया और उसने नवंबर 1406 ईस्वी तक राज्य किया। यानी काफ़ी लंबा जो है उसने नहीं किया, सफर तय किया। उसके पश्चात था देवराय प्रथम, यानी 1406 से 22 ईस्वी तक, यानी काफ़ी लंबे अवधि तक जो है देवराज प्रथम ने भी राज्य किया। देवराज प्रथम जो था 1406 ईस्वी में विजयनगर का शासक बना। वो बहुत ही बड़ा महत्वाकांक्षी राजा था। उसने जो है गुद्रदगल के एक सुनार की बेटी निहाल से विवाह करने के लिए उस नगर पर आक्रमण किया, परंतु विहानी राज्य के शासक फिरोज शाह ने उसका विरोध किया। दोनों में जो है युद्ध हुआ और देवराज प्रथम पराजित हुआ और उसे शर्मिंदा होना पड़ा। इस युद्ध को सुनार की बेटी का युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखना सुनार की बेटी का युद्ध क्या था, यानी महत्वाकांक्षाओं के लिए उसने सुनार से लड़ाई किया था और उसकी पराजय हुई कहकर पुकारा जाता है। बाद में उसे फिरोज शाह को परास्त करके अपनी अपमानजनक पराजय का बदला भी ले लिया। देवराज प्रथम अपने वंश का पहला शासक था जिसने घुड़सवार सेना के महत्व को समझा और उसने फर्स्ट टाइम जो है घुड़सवार सेनाओं का स्थापना भी किया। उसने अपने सैनिकों के लिए अरब और ईरान से अनेकों जो है फुर्तीले घोड़े भी खरीदे। उसने कला और साहित्य को भी विशेष प्रोत्साहन दिया था और जो है 1420 ईस्वी में इतालवी यात्री निकोली कैंती के विजयनगर साम्राज्य की यात्रा भी की। और कहते हैं 1422 ईस्वी में देवराज प्रथम की मृत्यु हो गई, यानी 1422 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद देवराय द्वितीय बना, यानी देवराय के जो पुत्र था वो वहाँ का राजगद्दी संभाला। देवराय द्वितीय संगम वंश का एक महान शासक था। उसके शासनकाल की तिथि यद्यपि काफ़ी विवादपूर्ण है, यानी सभी जो बहुत से इतिहासकार हैं उनके अपने अपने विचार इसमें हैं, ठीक है। फिर भी कहा जाता है कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि वह एक वीर योद्धा तथा उच्च कोटि का सेना नायक भी था। अपनी सैनिक शक्ति दृढ़ करने के लिए उसने अपनी सेना में अनेक योग्य मुस्लिम घुड़सवारों की भर्ती भी किया। उसने बेहनामी राज्य के विरुद्ध अनेक युद्ध लड़े तथा अपने राज्य के जो है मुस्लिम आक्रमणकारियों से रक्षा भी किया। इसके अतिरिक्त उसने अन्य अनेकों विजय भी प्राप्त किया। उसकी विजय के फलस्वरूप विजयनगर राज्य कृष्ण नदी से लेकर लंका तक और दूसरी ओर अरब सागर से लेकर बंगाल की खाड़ी तक फैल गया। उसके शासनकाल में ईरानी यात्रा, ठीक है, अब्दुल्ला बजाक ने जो है 1443 में विजयनगर साम्राज्य की यात्रा भी किया था। कहा जाता है कि देवराय की जो है 12,000 रानियाँ थी, यानी 12,000 रानियों की वो इकलौता मालिक था। उसमें से 4,000 रानियाँ हर स्थान पर उसके साथ जाती थी, यानी 4,000 जो रानियाँ थी वो जहाँ भी जाता था अपने रानियों को साथ में लेके जाता था। 2 अथवा 3,000 स्त्रियों को उसने केवल इस शर्त पर अपनी रानियाँ बनाया था कि वह उसकी मृत्यु पर उसके साथ सती होगी। सिर्फ बताइए 2 से 3,000 स्त्रियों को इस शर्त पे मतलब बनाया था रानियाँ कि उसकी मृत्यु पर वो सती होगी। देवराय द्वितीय को विद्या और साहित्य से भी बड़ा प्रेम था। उसने स्थानीय साहित्य को खूब प्रोत्साहित किया, यानी उसने प्रोत्साहित भी किया। संगम वंश के अन्य शासक जो 40 से लेकर 85 ईस्वी तक शासन किए। देवराय द्वितीय की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र मलिक अर्जुन गद्दी पर बैठा था। उसे उड़ीसा के हिंदू नरेश तथा बेहनामी शासक के संयुक्त सेनाओं का सम्मान करना पड़ा। उसने इस आक्रमण को विफल बना दिया और अपने राज्य की सीमा को सुरक्षित रखा। 1465 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई और उसका भाई जो था विरूपाक्ष द्वितीय शासक बना और एक अन्य अयोग्य शासक सिद्ध हुआ। उसके शासनकाल में चारों ओर अराजकता और अव्यवस्था फैल गई थी। चारों तरफ जो लोग थे अपने आप को राज्य घोषित कर रहे थे। प्रांतीय शासक ने अपने आप को वहाँ पर स्वतंत्र घोषित कर लिया। इस स्थिति का लाभ उठाते हुए चंद्रगिरी के एक हिंदू सरदार नरसिंह ने विरूपाक्ष द्वितीय को गद्दी से उतार कर और शासन का भार अपने हाथों में ले लिया। इस प्रकार जो है विजयनगर राज्य का संगम वंश का पतन हो गया और इसके स्थान पर एक नवीन राजवंश सलूब वंश की नींव पड़ी। यह घटना जो है 1485 ईस्वी में की है। तो आप कह सकते हो कि जहाँ हरिहर बुक्का ने अपने शासन को आगे बढ़ाया और जो है आपका यहाँ पर
विरूपाक्षपात्र, ठीक है, जो संगम वंश के अंतिम शासक सिद्ध हुआ। तो इस तरह से जो है आपका विजयनगर का जो प्रथम शासक था उसका खत्मा हुआ। उसके बाद था सलूब वंश। आपको पता है कि 1485 ईस्वी में सलूब वंश ने जो है यहाँ के विरूपाक्ष को द्वितीय को हराकर अपने राज्य की स्थापना कर लिया। ठीक है, 1485 ईस्वी में संगम वंश के अंतिम शासक विरूपाक्ष द्वितीय को गद्दी से उतार कर नरसिंह सलूब ने स्वयं को विजयनगर शासक घोषित कर दिया और इस प्रकार जो है सलूब वंश की स्थापना हुई। नरसिंह ने केवल 6 वर्ष तक शासन किया। हुआ बड़ा वीर तथा योग्य शासक था। उसने उड़ीसा के कुछ भाग पर अधिकार करके अपने राज्य की सीमा का विस्तार भी किया। नरसिंह की मृत्यु के पश्चात उसका अयोग्य पुत्र शासन के भाग अधिक देर तक न संभाल सका और सन जो 1405 ईस्वी में सलूब वंश के अंतिम शासक यमादि नरसिंह को उसके संरक्षण वीर नरसिंह ने मरवा डाला और स्वयं शासक बन बैठा। इस प्रकार सलूब वंश का अंत हुआ और इस वंश ने जो है 1485 से 1505 ईस्वी तक विजयनगर पर शासन किया। उसके बाद है तलूब वंश। तलूब वंश जो था उसके बाद आया 1505 ईस्वी में वीर नरसिंह के सलूब वंश के अंतिम शासक इस्माइल नरसिंह से सत्ता हासिल हथियार लिया और इस पर तलूब वंश की स्थापना हुई। इस वंश ने जो है 1570 ईस्वी तक शासन किया और इस वंश के प्रसिद्ध शासकों का उनकी सफलताओं का आगे हम पढ़ेंगे। पहला शासक तो था वीर नरसिंह जो 1505 से जो है 1509 ईस्वी तक राज्य किया। तलूब वंश के जो स्थापक वीर नरसिंह ने जो है 1505 ईस्वी से लेकर 1509 ईस्वी तक शासन किया। उसके शासन काल में अनेक विद्रोह हुए। अंत वह शासन प्रबंधन की ओर पूरा ध्यान न दे पाया। फिर भी उसने कुछ सैनिक सुधार भी किए और प्रजा के कई अनुचित कर हटा दिए। उसने पुर्तगालियों से भी मित्रता स्थापित कर लिए। किसी भी बाहरी शत्रु का डट कर सामना करने के उद्देश्य से उसने अपनी प्रजा में जो है वीरता तथा साहस जागृत भी कर पूरा प्रयत्न भी किया। यानी उसने पूरी तरह से साम्राज्य को अधीन बनाने के लिए उसने हर तरह के जो है प्रयत्न किया। उसके बाद है कृष्णदेव राय जो 1509 से लेकर 29 ईस्वी तक राज्य किया। कृष्णदेव राय जो है इंपॉर्टेंट माना जाता है। कृष्णदेव राय जो है तलूब वंश का सबसे अधिक प्रभावशाली शासक था। वह एक महान योद्धा भी था। उसने मैसूर व कर्नाटक के कुछ भाग को भी विजय प्राप्त कर लिया था। उड़ीसा के राजा को हरा कर उसने काफ़ी लूट जो है माल प्राप्त भी किया था। उसने जो है बीजापुर से आदित्य लाल शाह को युद्ध करके रायचूर द्वाब छीन लिया था। उसके द्वारा बीजापुर के विजय से दक्षिण के मुस्लिम राज्य के शासक इतने भयभीत हो उठे कि उन्होंने उसके जीवन काल में फिर विजयनगर आक्रमण करने का भी कभी साहस न किया। कृष्णदेव राय का महान शासक प्रबंधन भी था। उसने धार्मिक सहनशीलता की नीति अपनाई तथा देश की अर्थव्यवस्था में सुधार भी किया। इस प्रकार विजयनगर एक समृद्ध नगर बन के उभरा। उसके बाद अच्युत्य जो राय था उसने जो है 1529 से 42 ईस्वी तक राज्य किया। कृष्णदेव राय की मृत्यु के पश्चात विजयनगर राज्य का पतन आरंभ हो गया। उसका उत्तराधिकारी जो था अच्युत राय बड़ा ही निकम्मा निकला। यानी अच्युत्य राय जो था बहुत ही निकम्मा और बेकार बंदा था। उसने अपने भाई द्वारा विजय प्रदेशों पर खोना शुरू कर दिया। सन 1542 ईस्वी में उसकी मृत्यु भी हो गई। तब उसका पुत्र जो है वैकंठ शासक बना जो केवल 6 मास तक ही शासन कर सका। उसके बाद था सदाशिव राय जो 1542 से 70 ईस्वी तक राज्य किया। सदाशिव राय जो था वेंकट के पश्चात अचल राय के भतीजे सदाशिव राय ने विजयनगर राज्य के भागडोर संभाली। वह अपने महत्वाकांक्षी मंत्री राम राय के हाथों कठपुतली मात्र था। राम राय ने मुसलमानों पर बड़े अत्याचार भी किए। उसने उनकी मस्जिदों को नष्ट भ्रष्ट करवा दिया तथा मुस्लिम नारियों को अपमान भी किया। उसने दक्षिण के मुस्लिम राज्य भड़क उठे। अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंड तथा गिद्दर राज्य के शासकों ने अपनी मतभेद भुलाकर विजयनगर के पार बढ़ाने के लिए एक संघ का निर्माण करवा लिया और 23 जनवरी सन 1556 ईस्वी को उन्होंने विजयनगर पर आक्रमण कर दिया। तालीकोट के स्थान पर बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। ठीक है, राम राय परास्त हुआ तथा उसका वध भी कर दिया गया। मुस्लिम सेनाओं ने चारों ओर से भयंकर लूट मचाई। फरिश्ता के अनुसार इस लूट से उन्हें इतना माल हाथ लगा कि प्रत्येक सैनिक मलदार बन गया। मुस्लिम फौज विजयनगर की ओर बढ़ा और कुछ ही दिनों में विजयनगर का भव्य नगर मिट्टी में मिला दिया। तालीकोटा के युद्ध के विजयनगर राज्य की शक्ति को इतनी गंभीर क्षति पहुंची कि इसके पश्चात यह राज्य फिर न संभल सका। यानी इस तरह जो है विजयनगर का अंत भी हो गया और विजयनगर शासन की खत्म भी हो गया। उसके पश्चात था तालीकोटा के युद्ध में विजय मुसलमान शासकों ने विजयनगर राज्य का एक बहुत बड़ा भाग अपने अधिकार में ले लिया था। शेष भाग पर जो है 1577 ईस्वी में रामराज के भाई तिरुमल को अपना अधिकार करके जो है
अरविंदु वंश की नींव भी रखी। यह वंश लगभग जो है 1674 ईस्वी तक सत्तारूढ़ रहा। इस वंश के लगभग सभी शासक अयोग्य तथा दुर्बल सिद्ध हुए, यानी सारे के सारा राजा जो थे वो लायक नहीं थे राज्य करने के। वो अपने राज्य की सीमाओं की रक्षा करने में असफल रहे। उनकी दुर्बलता का लाभ उठाकर धीरे धीरे सभी प्रांतीय गवर्नर स्वतंत्र होते गए और कुछ प्रदेश बीजापुर और गोलकुंड के राज्य अपने अधिकार में ले लिए। अरविंदु वंश का अंतिम शासक श्री रंगा तृतीय जो बिल्कुल ही निर्बल और सिद्ध हुआ। उसके शासनकाल में राज्य का उत्तरी भाग मुसलमानों ने हथिया लिया और दक्षिण भाग बचे खुचे प्रदेश में नायकों ने अपने स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिए। इस प्रकार जो है 1474 ईस्वी तक विजयनगर राज्य का अस्तित्व ही मिट गया। यानी जहां हरिहर बुक्का ने इसको स्टार्ट किया था, वहीं जो है हरबंधु वंश के शासकों ने इसको नष्ट तहस कर दिया। यानी 1674 ईस्वी में इसको हमेशा के लिए जो है विजयनगर खत्म हो गया। उसके पश्चात जहाँ पर विजयनगर की अंत हो गई। अब विजयनगर राज्य साम्राज्य स्थापित करने से उसमें क्या विशेषता थी, क्या उपलब्धियाँ उन्होंने हासिल किया और क्या हुआ, इसके बारे में हम अब चर्चा करेंगे। आपको पता है कृष्णदेव राय ने अपने शासनकाल के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में अनेक महत्वपूर्ण सफलता भी प्राप्त किया। इन सफलताओं के कारण विजयनगर साम्राज्य अपनी उन्नति की पराकाष्ठा पर पहुंच गया, यानी काफ़ी उन्नत हो गया था। अंततः कृष्णदेव राय को शासनकाल को दक्षिण भारत के इतिहास में एक महान युग भी कहा जाता है, क्योंकि इसी काल में काफ़ी जो है युद्ध भी लड़ी गई और ये जो है विजयनगर काफ़ी उच्च कोटि पे भी पहुंच गई। अब विजयनगर की जो है उपलब्धियां क्या थी? एक महान योद्धा तथा सेनानी। आप कृष्णदेव राय को हम क्या कह सकते हैं? एक महान योद्धा और सेनानी भी कह सकते हैं। कृष्णदेव राय जो था निसंदेह एक महान योद्धा और सेनानी भी था। संपूर्ण भारतीय इतिहास में इतने सफल सेनानायक के उदाहरण बहुत ही कम मिलते हैं। कृष्णदेव राय ने अपने शासनकाल में जितने भी युद्ध किए उनमें विजय ही प्राप्त किया। वह युद्ध क्षेत्र में स्वयं सैनिक का नेतृत्व करता था, तो वह अपने सैनिक को बड़ा प्रेम भी करता था। परिणाम स्वरूप कृष्णदेव राय को संकेत पर सैनिक सदैव अपने प्राण न्यौछावर करने के लिए भी तैयार होते थे। उसके पश्चात है वैनी राज्य का युद्ध। कहते 1509 ईस्वी में जब कृष्णदेव राय विजयनगर के सिंहासन में बैठा तो वैनी सुल्तान महमूद शाह तथा जो है बीजापुर के सुल्तान यूसुफ अली खान ने मिलकर विजयनगर पर आक्रमण भी कर दिया। दोनों के स्थापना पर कृष्णदेव राय ने इस संयुक्त सेना पर इतना जोरदार आक्रमण किया कि उनमें भागदौड़ मच गई। कवलीकोंड के स्थान पर हुई एक अन्य लड़ाई में अहमद खां मारा गया और इस प्रकार कृष्णदेव राय ने अपने साम्राज्य के लिए उत्पन्न होने वाले एक बहुत बड़े खतरे को टाल दिया। उसके बाद पश्चात था बीजापुर से लड़ाई। यानी विजयनगर तथा बीजापुर के शासकों में एक लंबा संघर्ष चलता रहा और 1509 ईस्वी में बीजापुर का सुल्तान यूसुफ अली खां कृष्णदेव राय के हाथों मारा गया। उसकी मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र इस्लामन जो इस्माइल आदिल खां बीजापुर का नया सुल्तान बना और 1522 में कृष्णदेव राय ने बीजापुर पर आक्रमण करके उसके दो बड़े महत्वपूर्ण क्षेत्र रायचूर और दोआब तथा गुलबांग बाग पर अधिकार कर लिया। इस्माइल आदिल खां कृष्णदेव राय से अपनी इस पराजय का प्रतिशोध लेने के किसी भी अवसर की तलाश में था। यह अवसर उसे 1520 ईस्वी में मिला। उस समय कृष्णदेव राय की उड़ीसा के शासक से लड़ाई चल रही थी। इस्माइल आदिल खां ने आक्रमण करके रायचूर दोआब पर अधिकार कर लिया और कृष्णदेव राय ने उड़ीसा के शासक से निपटने के पश्चात बीजापुर पर आक्रमण कर दिया और रायचूर अधिकार कर लिया और कृष्णदेव राय ने उड़ीसा के शासकों से निपटने के पश्चात बीजापुर पर आक्रमण कर दिया और रायचूर दोआब के पुण्य अपने अधीन कर लिया। कृष्णदेव राय के इस आक्रमण से बीजापुर की शक्ति को काफ़ी क्षीण कर दिया, यानी काफ़ी जो सा इसकी शक्ति खत्म हो गई। उसके बाद तैमूर की विजय। तैमूर के नायक गंगा राय ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दिया था। अपनी शक्ति को दिन करने के लिए उद्देश्य उसने अपने दो दुर्गों श्रीपट्टम और शिवन समुद्र को अधिक दृढ़ कर दिया। तैमूर पर विजय प्राप्त करने के कृष्णदेव राय ने सैनिक से पहले श्रीरंगापट्टल को घेर डाला। इस दीर्घ घेरे के पश्चात कृष्णदेव राय ने सैनिक इसे विजय करने में सफल रहे। इसके पश्चात शिवन समुद्र मुद्र पर भी अधिकार कर लिया। गंगा राय अपने प्राण बचाने के उद्देश्य से किले से भाग खड़ा हुआ, परंतु भागते समय वह कावेरी नदी में गिर पड़ा और उसकी मृत्यु हो गई। इसी प्रकार जो है 1512 ईस्वी में कृष्णदेव राय तैमूर को अपने अधिकार में लेने में सफल हो गया। उसके बाद था उड़ीसा से लड़ाई, यानी ये सफलताओं में से है। उड़ीसा के युद्ध भी था। उड़ीसा के शासन पर जो है प्रताप रूढ़ ने विजयनगर साम्राज्य के दो महत्वपूर्ण दुर्गों उदयगिरी तथा कोडविंदु पर अधिकार किया हुआ था। कृष्णदेव राय उन दुर्गों के पुण्य अपने अधीन करना चाहता था और उसने 1524 ईस्वी में उदयगिरी पर अधिकार कर लिया, परंतु वह कोडविंदु पर अधिकार करने में विफल रहा। कृष्णदेव राय ने
साहस न छोड़ा। उसने उड़ीसा के कई क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। अंतर्विवश होकर जब 1518 ईस्वी में प्रतापरुद्र ने देव कृष्ण राय यानी कृष्णदेव राय से संधि कर ली और अपने पुत्र का विवाह कृष्णदेव राय से भी कर दी। अपनी पुत्री का विवाह करने से क्या हुआ कि दोनों जो है राज्य में काफ़ी मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित हो गए। उसके बाद गोलकुंड से लड़ाई। गोकुल के शासक कुली कुतुबवंश से विजयनगर शासन पर आक्रमण करके पंगल तथा टांगुर नामक दुर्गों पर अधिकार कर लिया था। उस समय कृष्णदेव राय उड़ीसा के शासन प्रतापरुद्र के युद्धरत था। जब कृष्णदेव राय विजय लौटा तो उसने गोलकुंड पर आक्रमण करके उसके अनेकों क्षेत्रों को अधिकार में ले लिया। इस कारण कुली कुतुबवंश और कुतुबदेव राय ने शासनकाल में पुण्य विजयनगर साम्राज्य पर आक्रमण करने का साहस न किया। यानी उसके बाद दोबारा जो है वो साम्राज्य पर आक्रमण करने का विचार कभी लाया ही नहीं। उसके पश्चात हमारे पास है आगे एक प्रशासक के रूप में, यानी जो है आपका कृष्णदेव राय एक प्रशासक के रूप में कैसा व्यक्ति था ये भी जानना जरूरी है। हम कृष्णदेव राय के बारे में इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि कृष्णदेव राय जो था विजयनगर साम्राज्य का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे योग्य सेनानायक था। उसने अपने जो है विजय का हर जगह डंका बजा रखा था, इसलिए जो है चाहे हरिहर बुक्का ने इसकी स्थापना किया, लेकिन कहते हैं इसको चरम सीमा तक पहुँचाने में जो है कृष्णदेव राय का महत्वपूर्ण योगदान था। तो इसी को ही सेनानायक कहा जा सकता है विजयनगर का, ठीक है। इसलिए हम उसकी सफलताओं के बारे में यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो उसमें से एक ये भी सफलता था कि एक प्रशासक के रूप में उसने बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया था। कृष्णदेव राय का एक महान शासन प्रबंधन भी था। यद्यपि वह अपने शासनकाल के अधिकांश समय युद्धों में उलझा रहता था, परंतु फिर भी उसने शासन प्रबंधन की ओर से विशेष ध्यान दिया। वह प्रजा की समृद्धि में अपनी समृद्धियाँ मानता था। प्रजा के कष्ट निवारण के लिए वह अपने साम्राज्य का जो है समय समय पर भ्रमण भी किया करता था। सभी निष्पक्ष न्याय किया जाता था। अपराधियों को कठोर दंड भी दिया जाता था। गवर्नरों तथा नायकों पर केंद्रीय नियंत्रण को कड़ा कर दिया गया था। उसने कृषि को भी बहुत प्रोत्साहित देने के उद्देश्य से अनेकों नए क्षेत्रों को कृषि योग्य बनाया भी। भूमि को अधिक उपजाऊ बनाने के उद्देश्य में सिंचाई व्यवस्था का भी विस्तार किया उसने। इस कारण उपज में पर्याप्त वृद्धि हुई। विदेश से व्यापार की काफ़ी प्रोत्साहन भी दिया गया। प्रजा पर लगाए गए बहुत से जो व्यर्थ के करों को हटा दिया गया। कृष्णदेव राय हिंदू मत में विश्वास रखता था, परंतु उसने अन्य धर्म के प्रति भी काफ़ी सहिष्णुता नीति को अपनाई, यानी काफ़ी सभी धर्मों के प्रति उसका आदर सम्मान था। इसलिए जो है काफ़ी ये सम्राट जो था काफ़ी बड़ा योग्य सिद्ध हुआ। इन कारणों से विजयनगर की प्रजा कृष्णदेव राय के अधीन बहुत खुशहाल थी। बहुत से राइटरों ने अपने विचार प्रकट किए। इसमें से ईश्वरी प्रसाद ने इस बात को क्लियर कहा था कि उसने अधीन विजयनगर साम्राज्य की प्रगति समृद्धि के शिखर पर पहुंचा दिया था। तो ये साफ जो है कहा जा सकता है। उसके पश्चात है कला तथा साहित्य का संरक्षक। कृष्णदेव राय न केवल एक महान विजेता एवं कुशल प्रशासक ही था, अतुल व कला तथा साहित्य का महान प्रेमी भी था। उसने विजयनगर भव्य भवनों तथा मंदिरों का निर्माण भी करवाया था। उसने अपने महल में अनेक सुंदर भवन बनवाए थे। ये भवन अब नष्ट हो चुके हैं, परंतु इनकी कला का वर्णन उसके शासनकाल में आए अनेकों विदेशी यात्रियों ने लेखों से मिलती है। उसने विजयनगर के निकट नागलपुर नामक एक सुंदर नगर भी स्थापना किया था। यह नगर उसने अपनी माता नंगला देवी की समृद्धि में बनवाया था। उसके द्वारा निर्मित करवाए गए पिठुल स्वामी तथा हजारा रामा के मंदिर अपनी उत्कृष्ट कला के लिए आज भी विख्यात है। ये जो है मंदिर चट्टानों के तराश कर बनाए गए थे। ये मंदिर अपने कलाकृति स्तंभ और मंडपों और गुरुगंबों तथा भव्य मूर्तियों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। कृष्णदेव राय स्वयं एक उच्च कोटि का विद्वान था। उसने तेलुगु में अमृतकृत्य मल्यद, संस्कृति में जयंती कलन्यम नामक 2 प्रसिद्ध ग्रंथों की रचना भी की थी। उसने अपने दरबार में अनेक विद्वानों को संरक्षण प्रदान भी किया था। उसके दरबार में तेलुगु के वे 8 महान विद्वान भी थे जिन्होंने जो अष्टदिग्गज कहा जाता था। इन विद्वानों ने तेलुगु साहित्य को 4 चांद लगा दिया। अंततः कृष्णदेव राय शासनकाल के तेलुगु साहित्य का कलशकी युग भी कहा जाता है। इतलावी यात्री पल्लम के द्वार में अनेकों वर्षों तक रहा। उपयुक्त बातों से यह प्रमाणित होता है कि कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य का सबसे महान शासक था। जब हमने साम्राज्य का विस्तार पढ़ लिया, उसकी उपलब्धियां पढ़ लिया, अब जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वह है विजयनगर साम्राज्य का पतन। अब किस पतन से, किस कारण से पतन हुआ विजयनगर साम्राज्य के, ये तो आपको पता ही है कि बहुत से शासक जो थे कमज़ोर थे, ठीक है, और जो शासन योग्य नहीं थे। फिर भी बहुत से कारण थे। इसमें से सबसे पहला तो यही कारण बनता है कि निर्बल केंद्रीय सरकार। विजयनगर राज्य में केंद्रीय सरकार बड़ी ही निर्बल थी। इसके विपरीत प्रांतीय शासकों को काफ़ी अधिक प्राप्त थे। यहाँ तक कि केंद्र के सैन्य शक्ति के लिए भी इस प्रांतीय शासकों पर निर्भर रहना पड़ता था। इस प्रकार केंद्रीय सरकार का निर्बल होना विजयनगर राज्य के पतन का सबसे प्रमुख कारण माना जाता है।
लोगों का विलासमय जीवन। देखिए, लग्जरी लाइफ ऑफ देयर पीपल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात रखता है। ये किसी भी राज्य को ख़त्म करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात रहती है कि विजयनगर अपने समय का सबसे धनी तथा सुंदर नगर था। धन की अधिकता के कारण लोग विलासता जीवन व्यतीत करते थे। विलासता का जीवन जो होता है बहुत ही खतरनाक होता है, ठीक है, पहले भी था और आज भी है। समकालीन स्रोतों से पता चलता है कि समाज में वेश्याओं की कमी न थी, यानी हर जगह वेश्यावृत्ति के काम हर जगह होता था। सराय आदि में तो उसकी भरमार लगी हो रहती थी। सराय जो होता है जहाँ पर व्यक्ति ठहरते थे वहाँ वेश्याओं की कमी नहीं होती थी। इस प्रकार सारा समाज विलासी हो चुका था। यह बात भी विजयनगर पतन का प्रमुख कारण बनता है। कहते हैं ना, कोई भी अगर भोग विलास में पड़ जाता है तो उसका पतन जो है सुनिश्चित हो जाता है। उसके बाद है विभिन्न राज्यवंश, क्योंकि एक राज्यवंश काफ़ी समय तक राज्य नहीं होने की वजह से भी विजयनगर का जो है अंत हो गया। विजयनगर राज्य की बागडोर किसी एक राजवंश के हाथ में नहीं रही। यहाँ एक के बाद एक 4 राजवंश के उत्थान भी हुआ, क्योंकि आपने देखा होगा, आपने पढ़ा भी है स्टार्टिंग में कि 4 राज्यवंश जो थे इस पर शासन किया था, ठीक है। उसके बाद इसका परिणाम यह निकला कि इसके एक संगठित राज्य का रूप न दिया जा सका, यानी जैसे राज्य होंगे, जैसे राजा आएंगे वैसे ही राज्य को चलाएंगे, तो इस वजह से ये संगठित नहीं हो सका, ठीक है। और राज्य सत्ता की नींव धीरे न हो सकी। फर्स्ट से पतन का एक मुंह देखना पड़ा, यानी इसकी जो है खत्म हो गया। उसके बाद है जो है मुसलमान राज्यों के मामले में हस्तक्षेप, ठीक है। सदाशिव तथा उसके महत्वाकांक्षी मंत्री राम राय ने दक्षिण के मुसलमान राज्यों का आपसी झगड़े में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया और सन 1547 में उन्होंने अहमदनगर तथा गोलकुंड के साथ मिलकर बीजापुर के विरुद्ध एक संघ बना लिया और 1556 ईस्वी में ऐसा ही संघ अहमदनगर के विरुद्ध बनाया गया। परिणाम यह निकला कि 1565 ईस्वी में विजयनगर स्वयं भी इसी प्रकार के एक संघ का शिकार हुआ और तालीकोटा की लड़ाई में उसका नाश हो गया। उसके बाद था पुर्तगालियों का पश्चिम तट पर आवास, क्योंकि अब साम्राज्य था कमजोर हो गया था तो विदेशी भी इस पे आके रहने लग गए। विजयनगर के शासकों ने व्यापारी लाभ के लिए पुर्तगाली व्यापारियों को पश्चिम तट पर बसाने की आज्ञा भी दे दिया। कालांतर में इन पुर्तगालियों में व्यापारिक सुविधाएं हेतु विजयनगर के अधिकार मामले हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया और यह विजयनगर राज्य का उसके शासकों के लिए घातक सिद्ध हुआ और उसका पतन हो गया। उसके पश्चात था मुसलमानों पर अत्याचार। सदाशिव राय के महत्वाकांक्षी मंत्री राम राय ने उसके शासनकाल में मुसलमानों पर बहुत अत्याचार किया। उनकी मस्जिदों को तोड़ डाला गया तथा उनकी स्त्रियों का अपमान भी किया गया। मुसलमानों ने इसे जातीय अपमान समझा और तालीकोटा की लड़ाई में उन्होंने अपने इस अपमान का बदला चुकाया और इस प्रकार मुसलमानों पर अत्याचार की नीति भी विजयनगर का पतन का मुख्य कारण बनी। उसके पश्चात था दुर्बल सेना। विजयनगर सेना का संगठन समांतीय था। राजा की सैन्य शक्ति के लिए प्रांतों पर निर्भर रहना पड़ता था। वह सैनिक राजा की अपेक्षा अपने सामंतों के प्रति अधिक वफादार होते थे। इसके अतिरिक्त विजयनगर की सेना में घोड़ों की अपेक्षा हाथी अधिक थी। ये हाथी युद्ध के समय मुसलमान तीरंदाजों तथा घुड़सवारों से भयभीत होकर पीछे दौड़ जाते थे तथा अपनी सेना को रौंद डालते थे, तो ये भी बहुत बड़ा कारण भी बनता था। बेनमी राज्य के विरुद्ध संघर्ष। विजयनगर राज्य का शक्तिशाली पड़ोसी बेनमी राज्य ने निरंतर संघर्ष चलता रहता था। दोनों राजाओं ने एक दूसरे के विनाश का यथासंभव प्रयास भी किया। यह संघर्ष यहाँ बेनमी राज्य के लिए विनाशकारी भी सिद्ध हुआ, वहाँ विजयनगर के लिए भी काफ़ी घातक सिद्ध हुआ। इसके फलस्वरूप विजयनगर की शक्ति धीरे धीरे क्षीण होती चली गई, जो अंत में इसके पतन का कारण भी बना। उसके बाद था रक्षा प्रबंधन की अपेक्षा। विजयनगर एक धर्म प्रभावी राज्य था। यहाँ के प्रशासन प्रजा सदैव राज्य के मंदिरों तथा अन्य धार्मिक भवनों को सुरक्षित करने में व्यस्त रहते थे। उन्होंने सीमा रक्षा प्रबंधन की ओर काफ़ी उचित ध्यान भी दिया। फलस्वरूप जो है अनकारियों को आक्रमण करने की उचित अवसर मिला और उन्होंने विजयनगर की शक्ति को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। उसके बाद था तालीकोटे की लड़ाई। तालाकोटा की जो लड़ाई थी वो भी जो है विजयनगर के अंत करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। कृष्णदेव राय ने विजयपुर के अहलेद शाह को बुरी तरह से हराया था। इससे उन्हें मुसलमान शासक भयभीत हो उठे और विजयनगर के हिंदू वर्णित को हो उठे। उन्होंने समझा कि मुसलमान फिर कभी विजयनगर की ओर आंख उठाकर नहीं देख पाएंगे, परंतु दूसरी ओर मुसलमान इस पराजय का बदला लेना चाहते थे। जब कृष्णदेव राय का देहांत हो गया तो मुसलमान ने अपनी भेदभाव भुलाकर अपनी आप की संगठित कर लिया और 1556 ईस्वी में तालीकोटा की लड़ाई में विजयनगर की नींव से ईंट बजा दिया। यानी ईंट से ईंट बजाने के बाद जो है इसके साथ ही जो था सभी कारणों से सामूहिक परिणाम से विजयनगर जैसा शक्तिशाली राज्य एकाएक जो था अस्तित्व से खो गया। यानी कह सकते हो कि विजयनगर जो राज्य था वो सदैव के लिए खत्म हो गया।
उसके पश्चात है विजयनगर साम्राज्य का प्रशासन। देखिए विजयनगर शासन के प्रशासन कैसे थे, यानी विजयनगर तो बहुत से सम्राटों ने राज्य किया था, उसमें कौन कौन होते थे, कौन मंत्री होता था, कौन उसका प्रजा में जो होती थी प्रांतीय शासन कौन होता था, मंत्री परिषद कैसे होती थी, तो उसके विचार में हम चर्चा करेंगे कि हम जब विजयनगर के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमने सारी बातों को जानना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक हो जाता है। सबसे पहले तो है सम्राट। विजयनगर केंद्रीय शासन का मुखिया जो होता था सम्राट होता था, उसके पास असीम शक्तियां तथा अधिकार होते थे। वो मुख्य न्यायाधीश होता था, उसके मुख से निकला हुआ प्रत्येक शब्द कानूनी समझा जाता था। वह राज्य के साथ तथा उसे नए कर लगाने अथवा उन्हें माफ़ करने का अधिकार भी था। वह राज्य का मुख्य सेनापति भी कहलाता था। वो युद्ध क्षेत्र में अपनी सेना का संचालन भी करता था। संक्षेप में विजयनगर सम्राट की शक्तियाँ किसी प्रकार तनाशाह से कम नहीं थी, किंतु वह अपनी शक्ति का प्रयोग केवल प्रजा की भलाई के लिए करता था। यानी कह सकते हो कि जितनी भी शक्ति थी सारी शक्तियाँ जो थे राजाओं के पास होते थे। उसके बाद था युवराज। विजयनगर साम्राज्य में राजा के पश्चात दूसरा जो महत्वपूर्ण पद था वो युवराज का होता था। इस पद पर राजा के जो ज्येष्ठ पुत्र को नियुक्त किया जाता था। पुत्र न होने पर राजा परिवार के किसी भी योग्य पुरुषों को युवराज नियुक्त कर दिया जाता था। विजयनगर सम्राट में अधिकांश शासक अपने जीवन काल में ही युवराज की घोषणा कर देते थे। इस कारण उत्तराधिकारी संबंधी संघर्ष की संभावना बहुत कम रहती थी। यदि राजा के रूप में अभिषेक करते समय कोई युवराज अल्पायु होता था तो किसी मंत्री को उसका रक्षक नियुक्त कर दिया जाता था। युवराज काल में उसे विद्या, ललित कला तथा युद्ध कला आदि की शिक्षा भी दी जाती थी। उसके बाद था मंत्री परिषद। विजयनगर सम्राट में जो है प्रशासन जो है कुशलता के लिए केंद्र में एक मंत्री परिषद का गठन भी किया गया था। इसका प्रमुख कार्य सम्राटों को महत्वपूर्ण विषय संबंधी परामर्श देना तथा सम्राट उसके परामर्श को मानने के लिए बाध्य न था। विजयनगर सम्राट में इन मंत्रियों की संख्या 6 से 8 होती थी। इसमें प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री, वित्त मंत्री तथा सेनापति इत्यादि शामिल होता था। उसके पश्चात था प्रांतीय प्रशासन। कुछ इतिहासकारों का मत है कि विजयनगर साम्राज्य 200 प्रांतों में बटा हुआ था, किंतु यह कथन ठीक प्रतीत नहीं होता है। प्रत्येक प्रांत का शासन प्रबंधन एक जो है प्रांतपति के हाथों में होता था। प्रांतपति या तो राजघराने से संबंध होते थे या फिर कोई शक्तिशाली अमीर होते थे। उनकी नियुक्ति भी सम्राट स्वयं करता था। प्रांत में सुशासन व शांति बनाए रखने के लिए ये प्रजापति जो होते थे सम्राट के प्रति उत्तरदायी होते थे। यानी इन्हें आंतरिक मामलों में पूर्ण स्वतंत्रता थी तथा वो अपना दरबार भी लगा सकते थे। प्रांत की आय का 1/2 जो दूसरा भाग होता है यानी 1/2 भाग केंद्रीय कोष में जाता था। शेष 1/2 भाग प्रांतीय अपने परिवार तथा प्रांतों के शासन पर खर्च करते थे। इस प्रांतीय पतियों की कार्यों पर भी कड़ी निगरानी रखी जाती थी। राजद्रोह होने पर उन्हें कड़ा दंड भी दिया जाता था तथा पद मुक्त भी कर दिया जाता था, यानी पद से उनको हटा दिया जाता था। उसके बाद स्थानीय शासन, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। शासन की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक प्रांत के जिले में बटा हुआ था। उन्हें नाडु या कोटम कहा जाता था। जिले आगे परगनों में एक परगनों गांव में बटे होते थे। गांव का शासन प्रबंधन ग्राम पंचायतों के सौंपा होता था। वो गांव के कार्यों की देखभाल भी करते थे। इसके अतिरिक्त गांव के प्रशासन में सहयोग देने के लिए केंद्र की ओर से 12 सरकारी अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। इन्हें अगार कहा जाता था, ठीक है। और जीवन को प्रांत के लिए इन अगारों को या तो जागीर दी जाती थी या फिर उपज का कुछ भाग वेतन के रूप में मिलती थी। इसका जो है पद पैतृक होता था, यानी पिता के बाद पुत्र को प्राप्त होता था। किसी अगार की मृत्यु हो जाने पर उसके पुत्र को उसका स्थान सौंप दिया जाता था। 11 ही गांव के न्यायाधीश के रूप में कार्य करता था और लोगों को साधारण झगड़ों का ही निर्णय भी करता था। उसके पश्चात था न्याय प्रणाली। कहते हैं विजयनगर राज्य में सम्राट मुख्य न्यायाधीश का कार्य भी करता था। उसका निर्णय अंतिम माना जाता था। वो चाहे तो किसी भी अपराधी को सजा कम अथवा माफ भी कर सकता था। विजयनगर सम्राट के अपने निष्पक्ष न्याय के लिए जाने जाते थे। वो न्याय करते समय अपने मंत्रियों को परामर्श भी लेते थे। गांव में 11 और प्रांतों को प्रांतपति अन्य कार्य भी करते थे। दंड बड़े ही कठोर होते थे। घोर अपराधियों के लिए अंग भंग का दंड होता था, यानी उसके कोई भी अंग को काट दिया जाता था। परंतु साधारण अपराध के लिए जुर्माना किया जाता था। राजद्रोही को मृत्यु दंड दी जाती थी, परंतु ब्राह्मण इस दंड से मुक्त थे, यानी ब्राह्मण को जो है मृत्यु दंड नहीं दी जाती थी। उसके पश्चात था वित्तीय प्रबंधन। विजयनगर राज्य की समस्त भूमि जो होती थी
भूमि का स्वामी सम्राट ही होता था, वो इसे आगे भूमिपति तथा भूपति से किसानों में बांट देते थे। किसानों को उपज का 1/6 से भाग भूमि कर के रूप में भूपति को देना पड़ता था। इसे उस समय राय रेखा कहा जाता था। कर उगाते समय भूमिपति बड़ी संख्या से काम लेते थे। भूमि कर प्रणाली के इतना कठोर होने पर भी किसान की आर्थिक अवस्था बड़ी ही अच्छी थी तथा उन्हें जीवन का प्रत्येक सुख प्राप्त भी था। इसका कारण यह था कि कृषि को उत्साहन देने के लिए किसान को राज्य की ओर से कई सुविधाएं भी प्राप्त होती थी। आपको याद रखना है इसमें कि राय रेखा जो होती थी एक तरह का कर प्रणाली थी जो किसानों पर लगाया जाता था, यानी क्या, राय रेखा, जो 2 मार्क्स में आने के चांसेस रहते हैं। इसके अतिरिक्त व्यवसायिक करों और चुंगी कर, न्यायिकों से प्राप्त खिराज, आय का विवाह कर, संपत्ति कर, न्याय द्वारा अपराधियों पर लगाए गए जुर्माने आदि से राज्य की पर्याप्त आय होती थी। राज्य की आय का बड़ा भाग सैनिकों आवश्यकताओं का व्यय भी किया जाता था। मंदिरों के काफ़ी दान दिया जाता था। राजा के दरबार पर तथा जन कल्याण कार्य के भी जो काफ़ी धन व्यय की जाती थी। उसके बाद था इसका सैनिक प्रबंधन। देखिए, कोई भी शासन के लिए जो होता है सैनिक संगठन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि सैनिक संगठन से ही राजा जो होता है विजय होता है। तो विजयनगर का वहनी सुल्तानों के साथ निरंतर संघर्ष चलता रहता था। अंततः यहाँ के शासकों को अपने सैनिक संगठन की ओर विशेष ध्यान देना पड़ता था। बदुल राजा लिखता है कि विजयनगर राज्य में अनेक सैनिक स्कूल थे जहाँ देशवासियों को तलवार और धनुष चलाने की शिक्षा भी दी जाती थी। दुर्ग और सैनिक शक्तियों के महत्वपूर्ण आधार भी थे। विजयनगर राज्य की सेना की 2 प्रकार की होती थी, एक प्रांतीय सेना और एक केंद्रीय सेना। युद्ध के समय प्रांतीय पति सम्राट को सैनिक सहायता देते थे, परंतु प्रांतीय सेना के सैनिक सम्राट के प्रति अपने स्वामी भक्ति न होते थे जितने केंद्रीय सेना के सैनिक होते थे। सेना में हाथी, घोड़ा और पैदल सैनिक होते थे। घुड़सवार सेना का प्रमुख अंग थे। समकालीन लेखों के अनुसार तोपखाना और जल सेना भी विजयनगर सैनिक संगठन का महत्वपूर्ण अंग थी। सैनिक विभाग का सर्वोच्च अधिकारी दंडनायक कहलाता था, यानी दंडनायक जो होता था मुख्य होता था जो पूरा सेना को नियंत्रण करता था। विजयनगर राज्य की इस विशाल सेना की दृष्टि में रखते हुए आश्चर्य होता है कि यहाँ के राजाओं का बार बार पराजय का मुंह दिखना पड़ा। इसका कारण बताते हुए डॉक्टर V.A.S. स्मिथ कहते हैं कि विशाल सेना में सैनिक संगठन का निस्पंदन अभाव था। दूसरे ने बात बोला था कि विजयनगर के शासन अपने पैदल सैनिकों पर अधिक विश्वास करते थे, परंतु वह मुसलमान सेना के फुर्तीले घुड़सवारों के सामने टिक न पाते थे। इन सबके बढ़कर सेना के समानांतर संगठन के कारण भी विजयनगर इतनी विशाल सेना मुसलमानों की थोड़ी सी सेना से परास्त हो जाती थी। तो कहते हैं ना कि परास्त होने का कोई कारण बहुत होते हैं। आगे जो है हमारा है विजयनगर सम्राट की सामाजिक व आर्थिक। अब देखिए, हमने सारा कुछ हमने जाना है, तो इसको है विजयनगर के जो सामाजिक और आर्थिक भी जानना हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण हो जाता है। कहते हैं विजयनगर की सामाजिक व्यवस्था भी अपनी उत्कृष्टता के लिए जाना जाता है। विजय काल के लोगों की सामाजिक दशा अच्छी थी। समाज में ब्राह्मणों का विशेष सम्मान भी किया जाता था। समाज में स्त्रियों को भी विशेष दर्जा प्राप्त थी। वो पढ़ी लिखी होती थी तथा प्रशासनिक एवं सामाजिक कार्य में बढ़ चढ़कर भाग लेती थी। इस काल में विजयनगर साम्राज्य का एक प्रमुख राज्य था। अनेक विदेश मंत्री भी अपनी राजाओं में इस संबंध में बहुमत प्रकाश डालते थे। सामाजिक अवस्था, ब्राह्मणों का मान। विजयनगर सम्राट ब्राह्मणों को बड़ा ही सम्मानजनक स्थान प्राप्त था। इसका कारण विजयनगर धर्म समृद्ध राज्य होना था। ब्राह्मणों को राज्य में उच्च पद प्राप्त है। उन्हें अपराधी होने पर भी मृत्युदंड नहीं दिया जाता था। उनका जीवन बड़ा ही पवित्र होता था। वे शाकाहारी होते तथा मांस, मंदिरा आदि को छूते तक भी नहीं थे। इस प्रकार ब्राह्मण लोग अन्य वर्गों के लोगों के लिए एक आदर्श थे। उसके बाद नारी का स्थान। विजयनगर में नारी का बड़ा ही मान था। योग्य होने पर वे उच्च शिक्षा भी ग्रहण कर सकती थी। इसमें पर्दे का रिवाज न था। कई शिक्षित स्त्रियां राजभवन में लेखिका का कार्य भी करती थी। स्त्रियों का युद्ध कला और ललित कलाओं की शिक्षा भी दी जाती थी। उसके बाद था कुप्रथाएं, बैड प्रैक्टिस। विजयनगर साम्राज्य को प्रथाओं से वंचित न था। उस समय देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए भेड़, बकरियां तथा भैंसों की बलि दी जाती थी। समाज में सती प्रथा भी जोरों पर थी। यहाँ तक कि तेलुगु स्त्रियों को अपने पति की मृत्यु पर धरती में जीवित गाड़ दिया जाता था। इसके अतिरिक्त राज्य में वेश्याओं की भी कमी न थी। सराय आदि में तो उसकी भरमार रहती थी। राज्य इन वेश्याओं से कर प्राप्त करता था। राजाओं को अधिक स्त्रियां रखने का बड़ा चाव था। देवराज द्वितीय की 12,000 रानियां थी। तो देवराज द्वितीय थे, उसके 12,000 रानियां थी। इनमें से 3,000 के साथ तो उसने केवल इस शर्त पर विवाह किया था कि उसकी मृत्यु के बाद उसके साथ सती होगी। उसके बाद अब पोशाक यानी ड्रेस।
विजयनगर सम्राट में लोगों की पोशाकों में बड़ी विविधता थी। सामान्यतः वर्ग में सामान्य पुरुष धोती व कुर्ते पहनते थे। ये सूती कपड़े के बने होते थे। वह सिर पर पगड़ी बांधते थे। स्त्री साड़ी व चोली पहनती थी। सामान्य लोग जूते नहीं पहनते थे। दूसरी ओर राज परिवार तथा उच्च वर्ग के संबंधित अन्य लोगों को वस्त्र बहुमूल्य होते थे। इस पर प्रायः हीरो मोती आदि जड़े होते थे। इस काल में स्त्री व पुरुष दोनों को आभूषण पहनने का चाव था। ये जो है आभूषण विभिन्न प्रकार के होते थे, जैसे हीरे, सोने, चांदी, बहुमूल्य पत्थरों के बने होते थे। साधारण लोगों के आभूषण जानवरों की हड्डियों आदि से बने होते थे। उसके बाद था भोजन। विजयनगर सम्राट के लोग विभिन्न प्रकार के भोजन खाते थे। वे विभिन्न प्रकार के फले, सब्जियों तथा मांस का सेवन भी करते थे। केवल एक गाय का मांस नहीं खाया जाता था, क्योंकि हिंदू उसकी पूजा करते थे। ब्राह्मण शाकाहारी होते थे तथा समाज के अधिकांश लोग खाने पीने के बहुत शौकीन थे। निम्न श्रेणी के लोग कुत्ते, बिल्ली और छिपकली खा जाते थे। उसके पश्चात था मनोरंजन के साधन। विजयनगर के लोग विभिन्न ढंगों से अपना मनोरंजन करते थे। उनकी मल्ल युद्ध में विशेष रुचि होती थी, यानी वो आपस में लड़ते थे। मल्ल युद्ध, कुश्ती, जिसे आप साफ शब्दों में कुश्ती कहते हो। यहाँ तक कि राजा भी इस खेल में सम्मिलित होता था। वे घुड़सवार, शिकार, खेल, संगीत नृत्य में भी रुचि लेते थे। घरों में ताश तथा शतरंज खेली जाती थी। इसके अतिरिक्त विजयनगर के लोग त्योहारों में बढ़ चढ़कर भाग लेते थे। जो है महानवमी उसका मुख्य त्यौहार था। यह त्यौहार दुर्गा माता की मूर्ति में बनाया जाता था, यानी स्मृति में मनाया जाता था। उनकी मूर्ति रख के उनकी पूजा की जाती थी, यानी दुर्गा जो है माता की स्मृति में मनाया गया था। दिवाली तथा होली का अन्य प्रमुख त्यौहार थे। लोग इस त्योहारों में बढ़ चढ़कर भाग लेते थे और इस काल में नाटकों का प्रचलन भी बढ़ गया था, यानी नाटक भी इस काल में बहुत होता था मनोरंजन के लिए। हमने सब कुछ विजयनगर के बारे में पढ़ा। उसमें से जो था आर्थिक दशा भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि किसी भी नगर के विकास के लिए आर्थिक दशा जो होती है बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि आर्थिक दशा से ही उसकी जो है विशेषताओं का पता लगता है। तो सबसे पहले तो यही बात है कि वो जो है इकोनॉमिकल कंडीशन में वो कृषि किया करते थे, यानी एग्रीकल्चर जो था उनका प्रमुख था। विजयनगर सम्राट के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। इसका कारण यह था कि यहाँ की भूमि बहुत ही उपजाऊ थी। सरकार ने कृषि को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से अनेकों महत्वपूर्ण कदम उठाए थे। राज्य में जंगलों की काटा गया था, नई भूमि को कृषि अधीन लाया गया था। सिंचाई के साधन को उन्नत करने के लिए राज्य भर में तालाब बनाए गए थे। नदियों के ऊपर बांध बनाए गए थे। भू राजस्व भूमि की उपजाऊ शक्ति के आधार पर भिन्न भिन्न होती थी। यह कुल उपज का जो होता है 1/6 से 1/2 भाग होता था। इन प्रयासों के कारण कृषि उत्पादन में बहुत वृद्धि हो गई थी। विजयनगर सम्राट में पैदा की जाने वाली प्रमुख फसलें थी चावल, गेहूँ, तेल निकालने वाले बीज, गन्ना, नील, कपास, गरम मसाले, कई प्रकार की दालें व फलें। ये सारे की चीज़ों का उस समय उत्पादन होता था। उसके बाद था उद्योग, इंडस्ट्री भी होते थे छोटे मोटे। विजयनगर साम्राज्य में उद्योग व्यवसाय भी बहुत उन्नत था। वस्त्र तथा धातुओं के उद्योग प्रमुख थे। राज्य में सूती तथा रेशमी वस्त्र बड़ी मात्रा में तैयार किया जाता था। इन पर अनेक प्रकार के हीरे व मोतियों का काम किया जाता था। लकड़ी तथा चमड़े भी अनेक वस्तुएं निर्मित की जाती थी। गांव के लोग मिट्टी के बर्तन बनाने में निपुण थे। विजयनगर सम्राट के उन्नत उद्योग को देखकर विदेश मंत्री यात्री चकित रह जाते थे। जो विदेश से आते थे वो चकित रह जाते थे। बाजारों में वस्तुओं की भरमार थी, वस्तुओं की कीमतें बहुत कम थी। तो ये भी यहाँ के राज्यों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। उसके बाद व्यापार, ट्रेड। विजयनगर सम्राट का जो है व्यापार बहुत उन्नत था। विजयनगर सम्राट में अनेक बंदरगाहों थी। इसमें से कालीकटा की बंदरगाह सबसे प्रसिद्ध थी। इन बंदरगाहों के द्वारा बर्मा, म्यांमार, मलया, चीन, अरब, ईरान, दक्षिण अफ्रीका, पुर्तगाल तथा सबेसिनिया आदि देशों के साथ व्यापार किया जाता था। यहाँ से लोग विदेश के वस्त्र, चावल, चीनी, गरम मसाले, नील, सोने और नारियल, लोहे तथा लकड़ी से निर्मित वस्तुओं का निर्माण किया जाता था। विदेश से हाथी, घोड़े, मोती, तांबा, पारा, रेशम और मलमल का आयात किया जाता था। विजयनगर सम्राट आयात से ज़्यादा निर्मित करता था, क्योंकि यहाँ की वस्तु की विदेश में बहुत ही मांग थी। देश का आंतरिक व्यापार भी उन्नत अवस्था में थी। उसके बाद था लोगों की दशा। विजयनगर साम्राज्य के लोगों के जीवन स्तर में बहुत अंतर था। उसे उच्च वर्ग के लोग जो है, जिनमें राजा, उनकी दरबारी प्रांतों का गवर्नर तथा न्यायिक आदि सम्मिलित थे, बहुत जो है ऐश्वर्यपूर्ण जीवन व्यतीत करते थे। वे बड़े बड़े महलों में रहते थे। उनकी पोशाक बहुत ही बहुमूल्य होती थी। इन पर हीरे मोती जड़े होते थे। वे कई प्रकार के आभूषण भी पहनते थे। वे सोने चांदी के बर्तन में खाना खाया करते थे। उनकी सेवा के लिए बहुत से नौकर भी होते थे।
मध्य वर्ग में अध्यापक, डॉक्टर और सैनिक सम्मिलित थे। राज्य में क्योंकि वस्तुओं के भाव बहुत कम थे, इसलिए उनका जीवन यापन अच्छी प्रकार से हो जाता था। निम्न वर्ग में मजदूर, गुलाम, किसान, नाई तथा धोबी शामिल थे। वे बहुत ही दरिद्र जी का जीवन व्यतीत करते थे, यानी बहुत ही गरीब होते थे। वो घास फूस की झोपड़ियों में रहते थे। वे प्राय नंगे पांव चलते थे और कमर के ऊपर कुछ नहीं पहनते थे। कई बार उन्हें चूल्हे और बिल्ले की आदि खाकर भी अपना निर्वाह करना पड़ता था। उसके बाद था विजयनगर में कला। देखिए, विजयनगर की कला के बारे में अगर आप नहीं जानिएगा तो इसमें जो है आप कुछ भी नहीं जान पाइएगा, क्योंकि विजयनगर की कला के बारे में जानना सबसे अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। तो है विजयनगर सम्राट की कला क्या थी। सबसे पहले तो आप देखिएगा वहाँ के भवन का निर्माण, क्योंकि कहते हैं ना उस भवन के निर्माण में काफ़ी कार्यकुशल थे। तो भवन निर्माण कला जो है विजयनगर काल में भवन निर्माण कला के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति किया था। इस कला में विजयनगर, पेनकोडा और नागपुरम नामक प्रसिद्ध गांव शहरों का निर्माण भी हुआ था। इन सभी शहरों के अति सुंदर महले, दुर्ग और बगीचे का फव्वारे आदि का सुसज्जित किया गया था। विजयनगर के राजमहल की भव्यता को देखकर विदेशी यात्री चकित रह गए थे। विजयनगर काल मंदिर निर्माण कला के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध था। इस काल में जो है विजयनगर, तंजौर, कांचीपुरम, श्रीरंगम, वेल्लोर और चिदम्बरम, रामेश्वरम इत्यादि स्थान पर अनेक शानदार मंदिर का निर्माण भी करवाया गया था। इसमें से अधिकांश मंदिर को 1565 ईस्वी में हुई तालिकोटा की लड़ाई में मुस्लिम सेनाओं द्वारा नष्ट भी कर दिया गया था। इन मंदिरों की विशेषता यह थी कि ये मंदिर बहुत विशाल थे। इन मंदिरों के मुख्य भाग पर जो है गर्भगृह यानी मुख्य देवताओं का जो है पूजा गृह होता था, कल्याण मंडप यानी देवी देवता के विवाह के समर्पित भवन, महामंडल, अनेक स्तंभों वाला महाल या मंडप, ये विमान आदि थे। कल्याण मंडल को जो है उच्च चबूतरे पर बनाया जाता था, जहां पर महामंडल में बने स्तंभ बहुत ही अंकुरित होते थे। इस स्तंभों पर मानव, देवी देवताओं, पशु तथा फूलों की अत्यंत सुंदर मूर्ति बनाई जाती थी। विजयनगर मंदिर के जो है गोरखपुरम बहुत अलंकृत होते थे। विजयनगर सम्राट के जिन मंदिरों के विशेष अवशेष से बने उनमें विट्ठल मंदिर तथा हजारा राम मंदिर अपनी उच्चम कोटि के लिए विख्यात है। विट्ठल मंदिर का निर्माण विजयनगर सम्राट के शासक कृष्णदेवराय ने जो है 1583 में हम्पी जो कि राजधानी थी आरंभ करवाया था। इसका निर्माण कार्य उनकी उत्तराधिकारियों के समय में भी जारी रहा, परंतु यह पुण्य न हो सका। यह मंदिर विष्णु देवता के समर्पित था। यह मंदिर जो था 152 से ले इंटू 94 मीटर अहाते में थी, यानी इसकी लंबाई चौड़ाई। इस मंदिर में 3 गोरम प्रवेश द्वार और इस मंदिर के कल्याण मंडल में 48 तथा मंडल में 56 अति सुंदर अलंकृत स्तंभ बने हुए थे। इन स्तंभों के चट्टानों को काट कर बनाया गया था। इन पर जिन मूर्तियों का निर्माण किया जा गया है वह आश्चर्यजनक है। इस मंदिर के सामने एक रथ मंदिर होता था, जिसकी जो है शिल्पकारी मुख्य जो मंदिर के सुंदर में 4 चांद लगा दिया करता था। उसके पश्चात हजारा राम मंदिर का निर्माण हम्पी में कृष्णदेवराय ने 1520 ईस्वी में करवाया था। इसका निर्माण राज परिवार के प्रयोग के लिए किया गया था। इस मंदिर में पत्थर तथा ईंट दोनों का ही प्रयोग किया गया था। इस मंदिर में जो है गर्भगृह, कल्याणम मंडप तथा विमान अत्यंत सुंदर थे। विमान जो है अत्यंत सुंदर थे। इस मंदिर के स्तंभ पर चमकदार काले रंग की पॉलिश भी की गई थी। इस मंदिर की दीवारें स्तंभ पर उत्कृष्ट मूर्ति बनाई गई थी। उसके बाद मूर्ति कला स्कल्पचर। विजयनगर सम्राट में बनी मूर्तियों के भव्य को देखकर व्यक्ति आश्चर्यचकित हो जाते थे। इस कला में पत्थर तथा कांच की असंख्य मूर्ति का निर्माण भी हुआ था। इन मूर्ति से मंदिरों और राजमहलों तथा उच्च वर्ग के लोग के भवनों के सुसज्जित किया जाता था। इनमें शिव होते थे, इंद्र होते थे, विष्णु, गणेश, राम, हनुमान, नटराज तथा नरसिंह आदि अनेक देवी देवताएं, अनेकों देवियों तथा सुंदरियों का पशुओं और आदि की मूर्ति सम्मिलित होती थी। इसके अतिरिक्त हमें श्री कृष्णदेवराय तथा उनकी 2 रानियों की मूर्ति भी प्राप्त हुई है। ये मूर्तियाँ सुंदर है तथा ऐसा लगता है मानो कलाकारों ने उनमें प्राण फूंक दिया हो। उसके बाद पेंटिंग की कला। विजयनगर शासकों ने अधीन चित्रकला को भी काफ़ी प्रोत्साहन मिला। इस काल में मंदिर की दीवारों पर छतों का अत्यंत सुंदर चित्रों से सुशोभित किया जाता था। इस चित्रों के दृश्य रामायण, महाभारत तथा पुराण आदि से लिए गए थे। कुछ चित्र जैन धर्म के संबंधित भी थे। इसके अतिरिक्त विजयनगर दरबार शासकों और रानियों और सामान्य जनों तथा प्राकृतिक संबंधित चित्र भी बनाए गए थे। ये चित्र मौलिक एवं सजीव होते थे। इन चित्रों की देखने वाला व्यक्ति इस उत्तम कला की प्रशंसा किए बिना नहीं रह सकता था। इसलिए बहुत से जो है लोगों ने बहुत से जो है
इतिहासकारों ने एक बात क्लियर कहा था कि विजयनगर शासकों के अधीन चित्रकला के एक नया प्रोत्साहन मिला। इसी के साथ जो है चैप्टर के हर एक पार्ट जो है ख़त्म हो जाता है। इसमें हमने हर चीज़ पढ़ा है, चाहे वो विजय हो, चाहे वो कृषि हो, चाहे जो भी हो, हमने हर चीज़ को बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ा है और समझा है। अगर दोस्तों अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है, और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर जरूर लगाइए। आपने जो त्रिपाण स्टडी सेंटर के साथ समय व्यतीत किया इसके लिए धन्यवाद। अगर आप भी त्रिपाण स्टडी सेंटर को धन्यवाद करना चाहते हो तो अपने मोबाइल पर व्हाट्सएप स्टेटस पे इसके लिंक को जरूर पेस्ट करो, जिससे कि दूसरा बच्चा भी जो है लाभान्वित हो सके। सोचिए मत, विचार मत कीजिए, क्योंकि त्रिपाण स्टडी सेंटर के साथ दोस्ती करने में आपको बहुत ही फायदा होगा, क्योंकि ये 8th क्लास से लेके 8th क्लास 9th 10th 11th 12th और BA तक के सारे सिलेबस को कवर करता है। इसलिए सोचिए मत, अपने भाइयों को भी बताइए, आगे अपने पड़ोसियों को भी शेयर कीजिए, जिससे वो भी लाभान्वित हो जाए, क्योंकि लाभान्वित करना ये आपका कर्तव्य होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखना, बाय।